पहले हम पेंगोंग सो में फिंगर 8 तक जाते थे। अब हम पेंगोंग सो में फिंगर 3 तक ही जा पाएंगे। तो ये कैसी बातचीत है? हमने इतना सरेंडर क्यों कर दिया? पार्टी और आरएसएस का राष्ट्रवाद वास्तव में राष्ट्रवाद नहीं, वो केवल सांप्रदायिकता है। पाकिस्तान सरीखे भूखे नंगे और निकम्मे देश के लिए उनका राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा उछलता है। हालांकि वहां भी ट्रेड को लेकर और क्रिकेट को लेकर वो पीछे के दरवाजे से बात करते हैं। ये पूंजी पे और जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और इनका राष्ट्रवाद से इनका कोई वास्ता नहीं है। इस देश में जितने प्रधानमंत्री हुए वो उतनी बार शी जिनपिंग या राष्ट्रपति चाइना से नहीं मिले जितनी बार अकेले नरेंद्र मोदी मिले, 18 बार। हमारा जो व्यापार तंत्र है, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान, वो केवल कमीशन पर टिका हुआ है। और भारत में आप देख लीजिए कि प्रोडक्शन तो हमारा हर सालों साल घट रहा है। प्रोडक्शन मीट में हम खत्म है, एमएसएमई इनका फ्लॉप है। चाइना से ऐसा नहीं कि चाइना हमारा दुश्मन है, लेकिन चाइना से सीखने के लिए बहुत सारा था। जितने हमारे नेता और राजनेता सरकारी पैसे पे वहां गए, यदि 10% भी सीख के आते तो हम प्रोडक्शन में और बेरोजगारी में और राष्ट्रवाद में तीनों में उनसे बेहतर। वो लिखते हैं, पक्के मकानों से गरीबों ने मुंह फेरा, 7 साल में 1.5 लाख से ज्यादा पीएम आवास सरेंडर किए गए। और अब जो सरकार है इन आवासों को बेचने के लिए बिल्डरों का सहारा ले रही है। हम लोगों ने शौचालय की योजनाओं को देखा ही है। गाँव में जाकर जैसे ही देखते हैं तो लोटा परेड उसी तरीके से, जिससे शौचालय बने उसके अंदर कोई दुकान लगा के बैठा हुआ था, किसी ने उसके अंदर खलिहान बना रखा है। देखिए, रियलिटी से दूर जाते हुए फर्जीवाड़ा बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात की जो खबर है जिसमें एक नकली जज पकड़ा गया और वो सालों से काम कर रहा था, 2015-16 में भी उसके खिलाफ एक चीटिंग का मामला था जो पकड़ा नहीं गया। ये तो जज है, इससे पहले सीएमओ और उससे पहले पीएमओ का एक अधिकारी, मतलब फर्जीवाड़े की एक लिस्ट है पूरी गुजरात में। ऐसा लग रहा है कि गुजरात में एक अलग रैकेट ही चल रहा है जिसको पूरी तरीके से पोषित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। उन्होंने तो सोहराबुद्दीन मामले में भी एक की नकली जमानत करा दी थी और उसके बाद में वहां के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उनकी शिकायत की। शिकायत के बाद में क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई। तो क्राइम ब्रांच की जांच आज की तारीख तक पूरी नहीं हुई। गुजरात की बड़ी खासियत है, वहां पर सरकारी प्रश्रय में इस प्रकार के खेल तमाशे चलते रहते हैं और जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है तब वो अपने आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। गुजरात एक आपके सामने उदाहरण है जहां पर भारतीय संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। तो जब राज्य का एक धर्म है, राज्य का एक पक्ष है, तो फिर उसे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा मंदिर किसी आर्किटेक्ट ने बनाया, पास किया नहीं किया, नियमों से बना कि नहीं बना। उनका तो लक्ष्य ये होगा ना कि मस्जिद नियमों से बनी है कि नहीं बनी, क्योंकि वो तो अपना पक्ष तय कर चुके हैं। ये उसी देश की संकल्पना है पंकज जी, जहां का चीफ जस्टिस जो है वो ये कह देता है कि उसने इस देश का सबसे बड़ा कानूनी मामला भगवान की मदद से सुलझाया, उनसे प्रार्थना करके सुलझाया, ज्यूरिस्प्रूडेंस के सिद्धांतों पर नहीं सुलझाया, उसको सुलझाया गया भगवान की मदद से। ये वो देश बना रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और कभी कभार चिंता होती है। हमें लगता है कि हम इसमें किन लोगों की बातचीत करें। भाई वहां पर यंग लेडीज आईएएस और आईपीएस हैं और यदि उनकी देख रेख में पुलिस को 2 घंटे छूट दी जाती है दंगा करने की, तो ये लानत है। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे लोग जो सिलेक्ट हुए होंगे तो पर्चा चोरी करके या किसी व्यापम की स्टाइल से मुख्यमंत्री कह देता है कि सनातन की चुनौती ही भारत की चुनौती है। मतलब उन्हें लग रहा है कि जो सनातन को चुनौती दी गई है वही भारत को चुनौती है। मतलब चीन में जो बॉर्डर इशू चल रहा है वो कोई चुनौती नहीं है, पॉवर्टी कोई चुनौती नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट कोई चुनौती नहीं है, इनइक्वालिटी कोई चुनौती नहीं, क्लाइमेट चेंज कोई चुनौती नहीं है, आपके यहाँ पर महिला अपराध बढ़ रहे हैं वो कोई चुनौती नहीं है, लेकिन सनातन को चुनौती ही भारत को चुनौती। लेकिन सनातन को अचानक चुनौती क्यों हो गई भाई, जब पार्षद से लेके राष्ट्रपति तक सब सनातन वाले हैं। बात लेकिन सिर्फ अब उनकी व्यक्तिगत नैतिकता की नहीं है, वो तो पूरे राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं। जैसे आपने तमाम चीजें बताई हैं कि देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हमारे प्रोजेक्ट रद्द हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी डिप्लोमेसी पूरी तरीके से फेल है। और ब्रिक्स में जाकर के हम बायलैटरल मीटिंग कर लेते हैं और इसके बाद हम अपने बॉर्डर इशू को बिना सुलझाए उस मीटिंग में एक दस्तावेज जारी कर देते हैं। इसका मतलब हम मान चुके हैं कि हमारा जो हिस्सा वहां चला गया है वो उन्हीं का था, हमारा नहीं था। और तमाम तरीके के फ्रिंज एलिमेंट्स को अपने सोसाइटी में मौका दे रहे हैं, उनको उपद्रव करने का साहस दे रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत नैतिकता का क्या, वो तो राष्ट्र को ही खत्म कर दे रहे हैं। राष्ट्र खतरे में है उनके बीच में। राजस्थान का लोकल एमएलए वहां के इमाम बाड़े में जूता पहन के घुस गया और वहां पे उसने औरतों के साथ में बदतमीजी की
और वहां पर पढ़ने वाली 14-14, 15-15 साल की लड़कियों को गरियाया। सलाम, नमस्कार। मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में मेरे साथ मेरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी जी, इंडिया क्लाइमेट चेंज .com के संपादक। स्वागत है सर। अच्छा। सर, आज के अखबार में हम पहली खबर ब्रिक्स की उठाते हैं और ब्रिक्स में भी नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो बातचीत हुई है उसको लेकर के। मुझे याद है 2017 से डोकलाम विवाद शुरू हुआ था, जब से ये भारत और चीन के बीच में जो रिसेंट जो झगड़ा है वो 2017 से मान सकते हैं। और उसके पहले तो दशकों तक शांति बनी रही, लेकिन 2017 में डोकलाम से लेकर के 2020 में जो हमारे 20 सैनिक मारे गए निर्ममता से, वो आज मैं खबर में देखता हूं तो तमाम एडिटोरियल भी छपे हैं, खबरें भी हैं, और दैनिक जागरण को देख रहा हूं तो इसमें लिखा है रिश्तों में जमी बर्फ पिघली। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या बर्फ इतनी पिघल गई कि बाढ़ तो नहीं आने वाली है? क्योंकि आप ये समझिए कि हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है, बॉर्डर इशू सॉल्व नहीं हुआ, चाहे आप पेंगसोंग लेक को ले लीजिए या फिर देप्सांग का जो मामला आया है, यहाँ पर भी हम जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी उससे हम पीछे ही हैं अभी भी। अब पीछे आए, 2 फिंगर पीछे आए इसमें। हाँ, 2 फिंगर पीछे हैं। पहले हम पेंगोंग सो में फिंगर 8 तक जाते थे, अब हम पेंगोंग सो में फिंगर 3 तक ही जा पाएंगे। तो ये कैसी बातचीत है? हमने इतना सरेंडर क्यों कर दिया है? आप देखिए, सारे अखबारों में सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि कोई कह रहा है हैंडशेक हुआ है, कोई कह रहा बर्फ पिघल गई है, कोई कह रहा गर्माहट शुरू हुई है रिश्तों में। पंकज जी। देखिए, गर्माहट गर्माहट अकेले पूंजी की है। और हम्म। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का राष्ट्रवाद वास्तव में राष्ट्रवाद नहीं, वो केवल सांप्रदायिकता है। पाकिस्तान सरीखे भूखे नंगे और निकम्मे देश के लिए उनका राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा उछलता है। हालांकि वहां भी ट्रेड को लेकर और क्रिकेट को लेकर वो पीछे के दरवाजे से बात करते हैं। हमारे 20 जवान जून 2020 में जिस तरीके से शहीद हुए थे, वो बहुत निर्ममता से शहादत थी हमारे जवानों की। और उस समय आंखें लाल थीं और बदला लिया जा रहा था और काफी कुछ हुआ था। हम्म। लेकिन असल में इनका राष्ट्रवाद पूंजीवाद से गौण है। इनको बिजनेस चाहिए इस समय। इस बार देख लीजिए, पूरा दिवाली का मार्केट चाइनीज मटेरियल से पटा पड़ा हुआ है। जिसको मेक इन इंडिया कहा जा रहा था, मेक इन इंडिया पे केवल प्रोडक्शन चाइना और सील इंडिया की लगी हुई है। इनको केवल बिजनेस चाहिए, बिजनेस की आड़ में इनको चंदा चाहिए, चंदा की आड़ में इनको पैसा चाहिए। वरना इस पूरे देश में 600 जगह पर आरएसएस के और 500 जगह पर बीजेपी के बड़े बड़े ऑफिस पे बन रहे हैं। वो कहाँ से बन रहे हैं? ये पूंजी पे और जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। और इनका राष्ट्रवाद से इनका कोई वास्ता नहीं है। ब्रिक की संरचना में एक सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुआ करती थी। और कहा जा सकता है कि ब्रिक उनकी एक संकल्पना थी एक आर्थिक मुद्दों को लेकर। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से विश्व में और बहुत सारे व्यापारिक संगठन बने और उसके अंदर जब बातचीत शुरू हुई, और हम लोगों ने 4 साल बोला कि अब हम बात नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे, और भारत अब बनाना कैप रिपब्लिक नहीं है, अब हम लोग कड़ा जवाब देते हैं। क्या कोई हम जवाब मान सकते हैं नरेंद्र मोदी सरकार से? आपने चाइना को क्या कड़ा जवाब दिया? आखिर चाइना से नरेंद्र मोदी को क्या प्रेम है? इस देश में जितने प्रधानमंत्री हुए, वो उतनी बार शी जिनपिंग या राष्ट्रपति चाइना से नहीं मिले जितनी बार अकेले नरेंद्र मोदी मिले। 18 बार। चाइना के राष्ट्रपति से 18 बार आप क्यों मुलाकात कर लिए? चाइना के राष्ट्रपति का नागरिक अभिनंदन करना, उसको झूले पे झुलाना, उसके साथ में एक कप मिला के चाय देना, ये सब आप ही ने किया है। और हमारे जो 20 शहीद हैं, जिनकी निर्मम लाशें थी, लकड़ी पे बंधे हुए कटीले तारों से उनको पीट पीट के मारा गया था, उनकी गर्दनें अलग कर दी गई थी। बड़ा निर्मम है कि हमारे कुछ जवानों की तो हेड भी नहीं मिले थे। हम्म। यदि उन लाशों से बहते खून और रिश्ते दर्द में यदि बर्फ पिघल रही है, तो इसी बर्फ आरएसएस के लोग ही शरबत में डाल के पिएंगे, जिसमें हमारे शहीदों का खून अभी भी जमा हुआ है। बिल्कुल किस सही बात कह रहे हैं आप किस पंकज जी। और आप ये देखिए कि जो
हाल में जो खबर आई थी वो हर 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 अखबार में छपी थी, जिसमें था कि इंडियन टेरिटरी में चीन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। मैंने सारा पढ़ा ये जो ब्रिक्स में इनकी जो बायलैटरल मीटिंग के बाद जो एक दस्तावेज जारी हुआ है, उसमें कहीं उस पर चर्चा नहीं है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ने बना लिया है उसका क्या होने वाला है। वो मतलब एक तरीके से देखिए तो चीन ऐसी स्ट्रेटजी अपना रहा है कि पहले अग्रेसिव होकर के आगे बढ़ जाता है और फिर आपसे बातचीत करने लगता है, फिर वो उसको अपना न्यू नॉर्मल बना लेता है, वो उसकी नई पोजीशन हो जाती है और आप पीछे हट जाते हैं। ये हम कब तक करते रहेंगे? मैं अभी अरुणाचल प्रदेश के अखबार में पिछले 1 महीने में ही देख रहा था कि वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कई 100 किलोमीटर अंदर घुस के चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर लिया है। लद्दाख में ये समस्या लगातार है। लद्दाख में ये सोनम वांगचुक से लेके सभी लोग इस समस्या को उठाते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इसको डिनाई करके केवल व्यापार पे ध्यान दे रही है। और व्यापार उनको में भी क्या व्यापार से ध्यान दे रही मतलब सर? सर व्यापार में क्या ध्यान दे रही? आप देखिए 2018-19 में इंपोर्ट जो था हमारा चाइना से, वो $70 बिलियन था। वो आज बढ़ करके 2023-24 में $101 बिलियन हो गया। तो व्यापार में हमारा व्यापार घाटा ही हो रहा है, जबकि हमारा जो एक्सपोर्ट था वो $16 बिलियन पर ही अटका हुआ है। हम हमारा तो बढ़ा नहीं। हम लोग व्यापार हम लोग व्यापार किसको कह रहे हैं? हम लोग व्यापार कह रहे हैं कि हमको कितना कमीशन मिल रहा है। मैं चाइना 4 बार गया हूँ और हम्म, मैंने देखा है कि वहाँ जो चाइनीज एम्बेसीज के लोग होते हैं और चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, वो अपने ऑफिसर्स को इंडियन लोगों के पीछे इस तरीके से लगा देते हैं, उन लोगों को एक एक वो डेबिट कार्ड तरीका दिए होते हैं कि आपको कहीं आना है, कहीं जाना है, आपको किसी रेस्टोरेंट में खाना है, वो कार्ड से आपका सब पेमेंट करते रहेंगे। और वो अच्छा। एग्रेसिवली आपको पकड़े रखते हैं कि आप अधिक से अधिक उनका मटेरियल खरीदे। देखिए, चाइना और ताइवान में वो सस्ते दाम पर आपको मटेरियल दे रहे हैं। आप बोल दो कि वो घटिया है, फलाना है, लेकिन असल में उनकी पॉलिसी है कि वहां पर वो निकम्मे और बेरोजगारों की फौज इकट्ठा नहीं करते। 100 मीटर कपड़ा खरीदा, बेरोजगारों को लगा दिया शर्ट बनाओ। भारत में हम्म, शर्ट 150 रुपए में बेच दी। अब भारत में 150 रुपए में शर्ट बेची तो एक तो उसको फॉरेन करेंसी मिली, दूसरा जो उसकी जो ये फौज थी, जो बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी और जमात इस्लाम तरीके संगठनों में इकट्ठा होकर नारेबाजी करती, वो सब कहाँ चले गए? काम में लग गए। हम्म, उनका आइडेंटिफिकेशन है, उनका नोटिफिकेशन है, उनका व्यस्त रहने की जगह है, उनको आय हो रही है। ये एक पॉलिसी है और हम लोग किस में खुश हैं? जैसे कि उदाहरण बताऊं, हम लोग 4 साल पहले बड़े खुश हुए कि चाइना अब हमसे चावल ले रहा है। अब ईमानदारी की बात है कि चाइना ने क्या किया? चावल, सूत सरी की चीजें, कॉफी सरी की चीजें जिसके अंदर पानी ज्यादा खर्च होता है, उसका उसने अपने उत्पाद बंद कर दिया और हम्म। इंडिया और इजिप्ट सरी के देशों से खरीदना शुरू हुआ। हम केवल 1 किलो चावल नहीं बेचते, 1 किलो चावल बेच के हमको तो 400 रुपए दे देता है, लेकिन वो 1 किलो चावल उगाने में जो 700 लीटर पानी खर्च हो रहा है, वो सही अपना बात। खर्चा बचा रहा है और आपका खर्चा बढ़ा रहा है। हमारा जो व्यापार तंत्र है, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान, वो केवल कमीशन पर टिका हुआ है। और भारत में आप देख लीजिए कि प्रोडक्शन तो हमारा हर सालों साल घट रहा है। प्रोडक्शन यूनिट में हम खत्म है, एमएसएमई इनका फ्लॉप है। केवल हम सर्विस सेक्टर पे टिके हुए हैं। सिर्फ सर्विस आज सेक्टर जो है पे। सर्विस सेक्टर है, ठीक है ना? और सर्विस सेक्टर में भी एक्सप्लोइटेशन, और जिस दिन वो लिमिट से आउट ऑफ हो जाएगा, वो आप देख हम्म, लीजिए फ्लॉप होने वाला है। हमारे आपके देखते हुए देखते देखिए अब घड़ी साज खत्म हो गए। हमारे आपके बिल्कुल। देखते देखते अब चप्पल सुधारने वाले सड़क पे नहीं बचे हैं। हमारे आपके देखते देखिएगा मोबाइल के एसटीडी पीसीओ खत्म हो गए। ये सर्विस सेक्टर इसी तरीके से मूव करता है नई नई टेक्नोलॉजी के लिए और पुरानी टेक्नोलॉजी को खत्म करते चला जाता है और एक दिन इसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। बिल्कुल। इतने सारे लोग चाइना गए, हम लोगों ने चाइना से ना तो ट्रांसपोर्टेशन सीखा, ना प्रोडक्शन सीखा, ना गोडाउनिंग सीखी। मैं कुणाल आपको बताऊं कि वहां मैंने देखा कि 28, 30, 50 बड़े पब्लिशर्स का एक गोडाउन, शहर से बाहर, 1-2 किलोमीटर लंबा। अच्छा। किसी का भी एक किताब का ऑर्डर आएगा, चाहे 100 किताब का ऑर्डर आएगा, वो वहीं पे लॉजिस्टिक है, वहीं पे ट्रांसपोर्टेशन है, वहीं पे कुरियर, वो ही उसको मेंटेन करेगा, पूरी हम्म। इन्वेंट्री
महीने के अंत में सबका हिसाब लगा के सब पब्लिशर को अलग दे देंगे। हम अपने देश में किताब तो ठीक है, और किसी चीज का भी इस प्रकार का कोई एक ऐसी जेड में कोई प्रोडक्शन तैयार कर पाए जो हमारे पास इस प्रकार के ऐसी जेड अडानी के अलावा किसी के पास नहीं है। सही बात। चाइना से ऐसा नहीं कि चाइना हमारा दुश्मन है, लेकिन चाइना से सीखने के लिए बहुत सारा था। जितने हमारे नेता और राजनेता सरकारी पैसे पे वहां गए, यदि 10% भी सीख के आते तो हम हम्म। प्रोडक्शन में और बेरोजगारी में और राष्ट्रवाद में, तीनों में उनसे बेहतर होते। हमारा राष्ट्रवाद जो है, हमने देख लिया डोकलाम में हमारे शहीदों की जो चिताएं हैं, उसके ऊपर खड़ा होके अभी लाल झंडे के पीछे हाथ मिला रहे थे मोदी जी। यही है। हाँ, यही बात है। आप देखिए तो अखबारों में 3 चीजों पर फोकस किया है कि बाउंड्री टॉक्स है और डिफरेंसेस और डिस्प्यूट हम ठीक करने वाले हैं, और इससे वो ये मानते हैं कि प्रोग्रेस होगी और दुनिया हमको देख रही है। मेरा सवाल ये है कि जो बायलैटरल टॉक हुई है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि चीन की जीत है और भारत का कुछ भी नहीं है इसमें। क्योंकि जैसे ही आप द्विपक्षीय बातचीत शुरू करते हैं और बिना अपना एजेंडा सामने रखे, तो वैसे ही ये साबित हो जाता है कि हम जिस पोजीशन पर हैं वो पोजीशन हमारी नई और स्थायी नहीं पोजीशन। आप उससे पीछे कैसे हटेंगे? चीन को कैसे पीछे हटा देंगे आप? एक तरीके से ये उनको नहीं। सर्टिफिकेट देना हो गया। यस। वही बात है। तो इसका मतलब ये कि ये हैंडशेक जो है, ये भारत के हित में नहीं है। मैं आपको एक खबर और बताना चाहता हूं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे हम जिन योजनाओं का ढिंडोरा पीटते हैं उनकी क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश से जी। एक अखबार छपता है पीपुल समाचार, उसकी एक रिपोर्ट है। वो लिखते हैं पक्के मकानों से गरीबों ने मुंह फेरा, 7 साल में 1.5 लाख से ज्यादा पीएम आवास सरेंडर किए गए, और अब जो सरकार है इन आवासों को बेचने के लिए बिल्डरों का सहारा ले रही है। तो जिस मकान को लेकर इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसकी हकीकत ये है। पब्लिक ही सरेंडर कर दे रही है। हाँ, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। और इंटरनल जाकर देखो उसमें कई कई प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जगह की हम्म। कमी है। इसके अलावा कई कई चीजें हैं कि जब वो झुग्गी में रहते हैं तो बिजली पानी की छूट मिलती है, गरीबी से मिलने वाली जो कई योजनाएं हैं उसका उनको लाभ मिलता है, टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन जैसे ही वो पक्के आवास में जाते हैं तो उन सबको ये सब चीज को झेलनी पड़ती है। फिर उसमें कुछ 5-6 लाख रुपए उनको अपनी जेब से भी लगाने पड़ते हैं। और कुछ कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि उनको बोल दिया कि तुम रहने आ जाओ, वास्तव में मकान उनके नाम ही नहीं था। तो एक बड़ी रिपोर्ट है। तो ये बताती कि अकेले यदि मध्य प्रदेश में 7 साल में 1.5 लाख से ज्यादा है, तो अन्य राज्यों में भी यही स्थिति होगी। हम्म। तो हमारी जितनी योजनाएं हैं, हम लोगों ने शौचालय की योजनाओं को देखा ही है। गांव में जाकर जैसे ही हम देखते हैं तो लोटा परेड उसी तरीके से है। जितने शौचालय बने उसके अंदर कोई दुकान लगा के बैठा हुआ था, किसी ने उसके अंदर खलिहान बना रखा है ना। तो हमारा इस सरकार की दुर्भाग्य है कि चीन के साथ नीति हो चाहे पीएम आवास की नीति हो, ये सब पोस्टर के पे तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हम्म। वास्तविकता में आकर ऐसा ही होता है कि 7 साल में 1.5 लाख सरेंडर किए और चाइना में 3.5 साल में हमने 20 सैनिकों की लाशों को सरेंडर कर दिया। सही बात है, सारा कुछ सरेंडर कर देना। और जैसे आप वास्तविकता की बात कह रहे हैं, तो रियलिटी तो इस गवर्नमेंट में कहीं है ही नहीं, और मुझे लगता है कि उसको एंडोर्स भी नहीं करते हैं। अब देखिए, रियलिटी से दूर जाते हुए फर्जीवाड़ा बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात की जो खबर है जिसमें एक नकली जज पकड़ा गया और वो सालों से काम कर रहा था, 2015-16 में भी उसके खिलाफ एक चीटिंग का मामला था जो पकड़ा नहीं गया। ये तो जज है, हम्म, इससे पहले सीएमओ और उससे पहले पीएमओ का एक अधिकारी, मतलब फर्जीवाड़े की हम्म, एक लिस्ट है पूरी गुजरात में। ऐसा लग रहा है कि गुजरात में एक अलग रैकेट ही चल रहा है जिसको पूरी तरीके से पोषित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। भाई वो जो नकली जज साहब हैं, कोई क्रिश्चियन नाम है उनका, क्या नाम मॉरिस है, क्रिश्चियन। मॉरिस क्रिश्चियन। मॉरिस क्रिश्चियन। हम्म। उन्होंने तो सोहराबुद्दीन मामले में भी एक की नकली जमानत करा दी थी, और उसके बाद में वहां के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उनकी शिकायत की। शिकायत हम्म। के बाद में क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई। तो क्राइम ब्रांच की जांच आज की तारीख तक पूरी नहीं हुई। तो इसमें तो बहुत स्पष्ट है कि सौरभुद्दीन कांड के किसी अभियुक्त का वो वकील बन रहा है, और क्राइम ब्रांच की जांच अभी तक पूरी नहीं हो रही है।
तो निश्चित ही जो पूरा तमाशा जो खेल है, ये सरकारी प्रश्रय में ही चल रहा था। भोपाल गुजरात की बड़ी खासियत है, वहाँ पर सरकारी प्रश्रय में इस प्रकार के खेल तमाशे चलते रहते हैं और जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, तब वो अपने आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। क्योंकि गुजरात वो है जहाँ संजीव भट्ट और प्रदीप शर्मा को आपने जेल में सड़ा दिया। जिग्नेश मेवाणी लगातार लिख के दे रहा है कि जो राजकुमार पांडियन आईपीएस है, जो 7 साल जेल में रहा है सोहराबुद्दीन मामले में, वो उसकी कभी भी हत्या करा सकता है। द हिंदू का जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, एक जीएसटी फर्जीवाड़े की रिपोर्ट के कारण उस पे 2 मुकदमे हो गए और वो जेल में। और तो कहीं मीडिया में नहीं गुजरात उसका मामला कहीं मीडिया में गुजरात तो गुजरात एक आपके सामने उदाहरण है जहां पर भारतीय संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। जहां मॉडल है। पर अब पुलिस वाले जो हैं, पुलिस वाले केवल सरकार के मिलिशिया हैं, वो मिलिशिया के रूप में काम कर रहे हैं। वहां पे यदि आप विपक्षी दल हो तो आपको किसी समय या तो खरीदा जा सकता है, या आपको तोड़ा जा सकता है, या मरवाया जा सकता है। हरीन पंड्या की मौत पर सब लोग शांत रहे। तो तो संजीव पूरा ही सुप्रीम कोर्ट तो में लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा स्टेट ही नॉन स्टेट एक्टर की तरह व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब गुजरात। नॉन स्टेट एक्टर। और आप देख लीजिए ना, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा फर्जी पकड़े जा रहे हैं, और सबसे जितने केसेस ड्रग माफिया के, स्मगलिंग के, ट्रेसपासिंग के, टेररिज्म के, वो सब गुजरात के उन पोर्ट से हो रहे हैं जिनको लोग प्राइवेटाइज करके बेच चुके हैं। हम्म। तो आप सोचिए कि वहां पर सरकार केवल व्यापार कर रही है। फिर मैं चाइना वाले मसलों में आता हूँ, सरकार का काम व्यापार ही करना था, तो फिर हमें लोक कल्याण, लोकतंत्रात्मक बात ही नहीं करनी थी, हमें केवल व्यापार करना था। तो गुजरात वो तो मानते भी नहीं है ना उसी सर, वो तो मानते ही नहीं है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर, उनको भरोसा ही नहीं है ना। उनको भरोसा नहीं। तो ये दुर्भाग्य है कि हम गुजरात सरी के राज्यों में को कर रहे हैं, और सबसे बड़ा तकलीफ ये हो रही है कि अब हम हम्म। धीमे धीमे एक ऐसे राज्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं जो कभी आमिर खान ने बोला था कि इस देश में रहने से डर लगता है, और उस समय उसको बाकी ट्रोल किया गया था। लेकिन आज का पोजीशन यही है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 7 दिन से उत्तराखंड में एक तरफ से सरकार यूसीसी और ये सब पे चली हो रही है, और वहां हम्म। पर जो कुछ नारंगी संगठन है, वो अल्मोड़ा चलो 24 तारीख को वहां पर अवैध मस्जिद को गिराने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, और उस पे पूरा इतना भय का माहौल है। और वहां पर अब गांव गांव में धमकी दे दी गई है मुसलमानों को कि आप 31 दिसंबर तक अपने इस गांव को छोड़ के चले जाओ, और उस पे अभी तक कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। हो सकता है आप हम गवर्नमेंट ही सहयोग कर रही हो, ऐसा ही मानना अभी पड़ेगा आप तब देख तो। लीजिए, गाजियाबाद में जी। यतीम नरसिम्हा पे अभी 1-2 कोर्ट ने गैर जमानती वारंट इशू कर दिए। यतीम हम्म। नरसिम्हानंद ने हजरत मोहम्मद साहब के लिए दुर्वचन बोले, और उसकी हम्म। आज की तारीख तक गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन डासना मंदिर के बाहर प्रदर्शन को एक साजिश, हत्या की साजिश बताकर अभी तक 85 लोग पकड़े जा चुके हैं। और ये डासना के आसपास का इलाका है, वहीं एक क्रॉसिंग रिपब्लिकन करके एक मिडिल क्लास सोसाइटी है। यहाँ पर याद हम्म। होगा पिछले महीने एक खबर की मैंने चर्चा की थी कि एक महिला ने अपने घर पे कुरान ख्वानी कराई थी, और उन्होंने वहां पे हंगामा कर दिया था कि ये घर को हाँ। मस्जिद बना रहे हैं। ठीक है। हम्म। अभी कल की खबर उसी क्रॉसिंग रिपब्लिकन में कि एक मुस्लिम व्यक्ति वहां पर किसी सोसाइटी में ट्यूशन पढ़ाने आते थे, तो लिफ्ट में जा रहे थे, तो उस लिफ्ट में उसको निकाल के उसको पीटा गया, और बोला गया कि तुम सो एंड सो जो हो, तुम लिफ्ट में इस बिल्डिंग में कैसे आ रहे हो। और कुछ लोग और इकट्ठे हुए और उसको उन्होंने पीट के बाहर निकाल दिया कि आप लिफ्ट में कैसे घुसे आए। तो यानी एक प्रकार से हम इन जो छोटी घटनाएं, हम जिनको आज छोटी घटनाएं कहते हैं, वही बाद में बड़ी घटनाएं बनती हैं। क्योंकि हम
अब इस खबर पे क्या कहेंगे कि अजीत समाचार पंजाब का आज खबर छाप रहा है कि कल सिंध में 7 माइनर हिंदू लड़कियों का अपहरण करके उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। हो सकता है ये घटनाएं 30-40 साल पहले की चल रही हो भारत के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सही जब बात। हम उपद्रवियों को सरेआम छूट देंगे तो हम ऐसे ही देश की कल्पना कर सकते हैं। और जहां तक शायद इसीलिए। अवैध जी जी। जहां तक अवैध मस्जिद का सवाल रहा, शिमला में मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया, वहां की 5 हम्म। मंजिलों को लेकर। लेकिन मैं इसमें आपको बताऊं कि सितंबर 2002 में सुप्रीम हम्म। कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, हर राज्य से सूची मांगी थी, हर राज्य ने अपनी सूची सबमिट की थी, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश में 43,000 अवैध धार्मिक स्थल मिले थे, सबसे ज्यादा तमिलनाडु मिले थे, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इन सबको किसी भी स्तर पर डिमोलिश किया जाए। हम्म। उस सूची पे किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ईमानदारी से काम नहीं किया। माइनर व्यक्ति देख के, धर्म देख के कुछ गिरा दिए गए। लेकिन वो, हम्म। मुझे पूरा भरोसा है कि 2009 से वो 2024 तक ऐसे धार्मिक स्थल दोगुने हो गए होंगे। यदि हम्म। अल्मोड़ा की मस्जिद या शिमला की मस्जिद इलीगल है, तो शिमला में बना कौन सा ऐसा मंदिर है, या लखनऊ में ही बना कौन सा ऐसा मंदिर है जो बकायदा 2009 के बाद नक्शा पास करके और सरकारी गैर सरकारी जमीन पर नियमानुसार बना होगा। पर हम जब यदि हमारी उपद्रव लास्ट टाइम बात हुई थी पंकज जी, कि जब राज्य अपना पक्ष तय कर चुका हो, राज्य ने अपना धर्म तय कर लिया हो, तो जब राज्य का एक धर्म है, राज्य का एक पक्ष है, तो फिर उसे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा मंदिर किसी आर्किटेक्ट ने बनाया, पास किया, नहीं किया, नियमों से बना कि नहीं बना। उनका तो लक्ष्य ये होगा ना कि मस्जिद नियमों से बनी है कि नहीं बनी, क्योंकि वो तो अपना पक्ष तय कर चुके हैं। ये तो हम किस देश की संकल्पना कर रहे हैं। अभी सुप्रीम वही कोर्ट डांट संकल्पना है लगा सर, वही चुका है। संकल्पना है। ये उसी देश की संकल्पना है पंकज जी, जहां का चीफ जस्टिस जो है वो ये कह देता है कि वो इस देश का सबसे बड़ा कानूनी मामला भगवान की मदद से सुलझाता है। उसने अपने इस देश का उसने इस देश का सबसे बड़ा कानूनी मामला भगवान की मदद से सुलझाया, उनसे प्रार्थना करके सुलझाया। ज्यूरिस्प्रूडेंस के सिद्धांतों पर नहीं सुलझाया है, उसको सुलझाया गया भगवान की मदद से। ये वो देश बना रहे हैं हम, स्वाभाविक सी बात है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और कभी कभार चिंता होती है, हमें लगता है कि हम इसमें किन लोगों की बातचीत करें। अब आप सोचिए कि हम लोग उससे बेखबर हैं कि अभी बांग्लादेश में जो भी सत्ता पलट और सब कुछ हुआ, उसके बाद भारत के वहां पे चल रहे 37,000 करोड़ के 15 प्रोजेक्ट बंद हो गए। और ये भी और खबरों में नहीं। उसमें काम करने वाले 100 इंजीनियर सहित कई सौ लोग बेरोजगार होके भारत लौट आए हैं। अब हम्म। बेरोजगारी के साथ में दिवाली मना रहे हैं। तो हमें उससे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार की नीति है कि मोर वर्क मोर प्रॉब्लम, नो वर्क नो प्रॉब्लम। यानी हम जितने अधिक निकम्मे, निठल्ले, ठलुए, बेरोजगार बचा के रखेंगे, उतने अधिक उनकी जो राजनीतिक अभिलाषाएं हैं उसके हम्म। लिए एक जो खाद पानी का कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होता चला जाए। जिनकी कोई स्वतंत्र सोच नहीं होगी, जिनके पास कोई तर्क नहीं होगा, जिनके पास में कोई सवाल नहीं होंगे, तो हम हर जगह को बहराइच बनाएंगे। बहराइच के 2 गुंडे कैमरे के सामने बोलते हैं वो तो पुलिस ने दगाबाजी की, नहीं तो हम तो पूरे महाराजगंज को आग लगा देते। वो सड़क पे बैठ के हाथ से मसल के गांजा निकाल रहे हैं और ये पुलिस भी को भी किस्म की इंतजार मिलिशिया करना पड़ा। ये भी किस्म की मिलिशिया ही तय, ये जो तैयार की जा रही है पंकज जी। जाहिर जाहिर साला, जो वहां का जो डीएसपी है वो अम, आंसू गैस का गोला छोड़ने की कोशिश करता है, उसकी गन ही काम नहीं करती, वो छोड़ के भाग जाता है, एक दुकान के शटर के नीचे घुस जाता है जाकर। तो आप सोचो कि एक डीएसपी की, एक सीईओ की स्थिति।
सही बात। जिसको इसीलिए तो शायद है। 5-7 साल बाद जी जी जी। भाई वहां पर यंग लेडीज आईएएस और आईपीएस हुई, और यदि हम्म। उनकी देख रेख में पुलिस को 2 घंटे छूट दी जाती है दंगा हम्म। करने की, तो ये लानत है। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे लोग जो सिलेक्ट हुए होंगे तो पर्चा चोरी करके या किसी व्यापम की स्टाइल से फूकेंगे भाई। ये नैतिक तो नहीं हो सकते। एक अच्छा एक बात। कलेक्टर के रूप में प्राइमा फेसी जी मेरा फर्ज है कि मेरे यहाँ लाइन एंड ऑर्डर बना रहे, चाहे कोई भी कह दे। बिल्कुल सही बात है, कोई भी कहते हैं, संविधान की शपथ ली है है ना? इसके लेकिन आप बावजूद। एक विधायक के चरण में बैठ दंगा करा रहे हैं यदि, हम्म। कैसे नींद आती होगी इन लोगों को यार। 1 तारीख को सैलरी लेते समय इनको शर्म आएगी कि नहीं कि यार कि सैलरी हम लें कि नहीं लें। किस बात की शर्म, वो तो कॉन्टेक्ट्स बना रहे हैं ताकि आगे जल्द से जल्द ज्यादा ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जिलाधिकारी बने रहें, फिर इसके बाद सेंटर पहुंच जाएं। वो तो संबंध बना रहे हैं सर, उनको क्या फर्क पड़ता है कि लोकतंत्र पे इसका क्या असर पड़ेगा, जब उनका, आप समझिए कि जब उनका मुख्यमंत्री ही कह देता है कि सनातन की चुनौती ही भारत की चुनौती है। मतलब उन्हें लग रहा है कि जो सनातन को चुनौती दी गई है वही भारत को चुनौती है। मतलब चीन में जो बॉर्डर इशू चल रहा है वो कोई चुनौती नहीं है, पावर्टी कोई चुनौती नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट कोई चुनौती नहीं है, इनइक्वालिटी कोई चुनौती नहीं, क्लाइमेट चेंज कोई चुनौती नहीं है, आपके यहाँ पर महिला अपराध बढ़ रहे हैं वो कोई चुनौती नहीं है, लेकिन सनातन को चुनौती ही भारत को चुनौती लेकिन सनातन को अचानक चुनौती क्यों हो गई भाई? जब पार्षद से लेके राष्ट्रपति तक सब सनातन वाले हैं, तो आपका सनातन है कि टनाटन है कि कोई भी आके टन से बजा के चला जाता है? ये हम तो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। मेरे पिताजी तो बहुत कर्मकांड से पूजा करते थे। है। उनको पूरे जीवन में कभी कोई धर्म का संकट नहीं लगा, और उसके बाद में मुझे भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल। मुझे कोई ऐसी कोई आस्था को लेकर, मेरे मोहल्ले के मंदिर को लेकर या इस कोई ऐसा संकट नहीं लगा। मुझको आज की तारीख तक किसी ने चुनौती नहीं दी। आखिर में कौन लोग हैं जो धर्म परिवर्तन करते हैं? मैं आपको बताऊं, मैं बस्तर में जब काम कर रहा था तो मैंने देखा कि बस्तर में जो वहाँ की लुप्त हो रही बोलियां, दोरली या दुर्बी या गोंडी, इन सब की वॉकुबलरी, उन सब की डिक्शनरीज, उन सब का काम करने वाले क्रिश्चियन मिशनरीज के लोग हैं। हिंदू मिशनरीज भी वहाँ काम कर रही है, वो जय श्री राम सिखाती है, वो सिखाती है दूसरों से नफरत कैसे करो, वो सिखाती है कि तुम असल में हिंदू हो, तुमको ईसाइयों को पीटना चाहिए। हम्म। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज ने वहां पर मेडिकल पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, वहाँ की लैंग्वेज पे काम किया। आप कहाँ थे तब? आप उसको लोभ मान लो चाहे भय मान लो, उसके कारण यदि वो क्रिश्चियन हो गया। जिन जिन इलाकों में धर्म परिवर्तन की तथाकथित बातें आ रही वो सब सोशियो इकोनॉमिक कमजोर वर्ग के लोग हैं। वो क्या बोलते हैं, मैकियावेली को पढ़ते हैं ना हम लोग, तो वो बताता है भया दोहन की नीति। तो ये मतलब भय दिखा करके उसका दोहन करना और उससे सत्ता में बिल्कुल, बने रहने की नीति है, इसके अतिरिक्त तो कुछ सत्ता भी नहीं बने है रहने के कुछ भी नहीं है इसमें। बिल्कुल। और एक चीज और देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया था जिसमें वो प्रेम्बल से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हटाना चाहते थे, ये बार बार बीजेपी और आरएसएस को इन्हीं दो शब्दों से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ये बार बार इन्हीं शब्दों को हटाना चाहते हैं, ना उनको समाजवाद पसंद आ मुझे रहा है, ना उनको पंथ निरपेक्षता पसंद आ रही है। मैं आपको एक चीज बताऊं, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाना, केवल हम्म। राष्ट्रपति बनाना या दलित राष्ट्रपति बनाने की बात तक नहीं थी। देखिए कि रामनाथ कोविंद एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति पद के समाप्त होने के बावजूद भी लगातार उनको संवैधानिक कार्यों में सक्रिय किया जा रहा है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा नए तरीके का संविधान लिखने के लिए, नए किस्म का बाबा साहब अम्बेडकर बनाने के लिए भी कोविंद को तैयार कर लिया है उन लोगों ने। इतनी इतनी क्षमता है उनमें। हाँ यार, एक चीज बताओ, जो लोग सरेआम
एक ढांचे को गिराकर उस पे अपने तरीके का फैसला कराकर और उसमें 5 जजों को भगवान के सामने बिठाकर उसको आदेश करवाने से लेकर चाइना के बॉर्डर पे 20 लाशों पे ये हाथ मिलाने की हिम्मत रख सकते हैं, है ना? उसको एक तरफ पाकिस्तान को गाली देंगे, दूसरी तरफ जाके हमारा गृह मंत्री वहाँ विदेश मंत्री वहाँ पर क्रिकेट मैच की बात करने लगता है। तो ये सब लोग निर्लज्ज लोग हैं। इनकी निर्लज्जता और आकांक्षाएँ जो हैं, उसमें इनको कोई नैतिकता वगैरह की कोई ज़्यादा विशेष रूप से परवाह नहीं है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को नैतिकता शब्द के एन से भी मतलब है? जो आदमी इतना झूठ बोलता हो कि उसने रेलवे स्टेशन पे चाय पीछी हो, जबकि उस स्टेशन पे ट्रेन ही नहीं आती थी। जो कहता है, जो अपनी माँ को झूठ बुलवाता है कि वो बर्तन मांजती थी, अरे भाई तेरे घर में राशन का ठेका था, सब कुछ था, इतना गरीब तो था नहीं क्या कि माँ बर्तन मांजने चले जाए। और उस दौर में सोचो कितने लोगों के घर में बर्तन मांजने को बाहर से लोग आते सही बात। हैं। जो आदमी सफाचट इस स्तर पे झूठ बोलता हो, उससे आप नैतिकता की क्या बात करोगे यार? बिल्कुल सही बात है। बात लेकिन सिर्फ अब उनकी व्यक्तिगत नैतिकता की नहीं है, वो तो पूरे राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं। जैसे आपने तमाम चीजें बताई हैं कि देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हमारे प्रोजेक्ट रद्द हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी डिप्लोमेसी पूरी तरीके से फेल है। और ब्रिक्स में जाकर के हम बायलैटरल मीटिंग कर लेते हैं और इसके बाद हम अपने बॉर्डर इशू को बिना सुलझाए उस मीटिंग में एक दस्तावेज जारी कर देते हैं। इसका मतलब हम मान चुके हैं कि हमारा जो हिस्सा वहां चला गया है वो उन्हीं का था, हमारा नहीं था। और हमारा तमाम नहीं है। तरीके के फ्रिंज एलिमेंट्स और तमाम तरीके के फ्रिंज एलिमेंट्स को अपनी सोसाइटी में मौका दे रहे हैं, उनको उपद्रव करने का साहस दे रहे हैं। अब अब उनकी व्यक्तिगत नैतिकता का क्या, वो तो राष्ट्र को ही खत्म कर दे रहे हैं। राष्ट्र खतरे में है उनके बीच में। जाहिर जाहिर जाहिर। अब अभी एक खबर केवल राजस्थान के अखबारों में, राजस्थान का जी। लोकल एमएलए वहां के इमाम बाड़े में जूता पहन के घुस गया और वहां पे उसने औरतों के साथ में बदतमीजी की और वहां पर पढ़ने वाली 14-14, 15-15 साल की लड़कियों को गरियाया और उस इमाम बाड़े के बाहर उसने बोर्ड लगा दिया और वहां जाके बोलने लगा कि अंदर मूर्तियां रखी थी कहाँ गई। बाद में बोला ये तो मंदिर है, इसमें बाद में इमाम बाड़ा बना, जबकि उसका रिकॉर्ड है 150 साल का था इमाम बाड़े का। ये जयपुर शहर में एमएलए कर रहा है बीजेपी का। ये खबर आपने दिल्ली के या किसी बड़े कहीं अखबार के नहीं, किसी पेज पे नहीं देखी? कहीं नहीं देखी पंकज जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा किया धरा इसमें मतलब जितना योगदान इन फ्रिंज का है उससे अधिक योगदान भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी है। उनकी उनकी ही पीठ पे वो बातचीत चल रही थी जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात चल रही थी। वो चाहते तो उनके पास बहुत बड़ा मौका था इस चीज को हमेशा बहुत के बड़ा लिए फिर मौका से था। खत्म कर, हाँ, इस चीज को फिर से हमेशा के लिए खत्म कर देने का। जबकि हमने देखा कि अयोध्या विवाद का जो फैसला आया था उसमें साफ साफ कोट किया गया था कि अब ऐसी चीजें दोबारा नहीं होंगी, इसको दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बार उस प्ली को एंटरटेन करके मथुरा खोल दिया, वाराणसी खोल दिया और अब बनारस तमाम के खुल हजार, हाँ, बहुत वही सारे देश में, हजारों मेरठ में हस्तिनापुर से लेकर छोटी छोटी जगहों पर ये विवाद खड़े हो रहे हैं, है ना? बंगलोर में बाबा भुवन गिरी का है, वो देवास के पास में सरस्वती मंदिर का, बहुत सारी जगह खड़े कर दिए उन्होंने विवाद। और जब आपका एक एमएलए जो फ्रिंज एलिमेंट के रूप में जाकर एक बोलेगा इसमें रखी मूर्तियां कहाँ गई, ये वो एमएलए सही। साहब हैं जो नॉन वेज बेचने पे रात में डंडा लेके निकले थे, लोगों का आधार कार्ड मांग रहे थे। अच्छा, बाबा तो जी ये हैं ये? एक, हाँ, ये जो बाबा जी टाइप के हैं। एक बाबा हम्म। जी का वीडियो भी चल रहा था बहुत सारा, वो सीकर के बाबा जी जो गाड़ी के अंदर मौज मस्ती कर रहे थे, है ना? सही बात। ठीक है पंकज जी, ये ठीक सारी है। खबरें हो गई, हम लोगों ने तमाम खबरें डिस्कस कर ली।